दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अपने बूढ़े कपाते हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उसके सामने उसके पति की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके पति को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा था। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था और सहारे के नाम पर टूनी चिड़िया के पास एक गाय थी जिसका नाम गायो था। टूनी चिड़िया गायों का दूध बेचकर अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का गुजारा किसी तरह से चला पा रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया के पास साहूकार का वसूली भाई आया। अरे टूनी, तेरे पति ने साहूकार से कर्जा लिया था, तेरा पति नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा तू नहीं चुकाएगी क्या? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे पति ने ये घर बनवाने के लिए 2000 रूपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाए, मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगी। टोनी के कहने पर वसूली भाई वहाँ से चला गया। टोनी के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे एक महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। एक दिन साहूकार कड़कनाथ सेठ और टोनी चिड़िया के घर आ धमका। अरे टूनी, एक महीना और गुजर गया लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ नरमी क्या दिखा दी तो तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला मेरे पैसे निकाल, पूरे 2000 रूपए। बेचारी टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि पति के जाने के बाद बेटी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियाँ गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। क्यों, सर्दियाँ बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। टोनी की लात कहने पर भी कड़कनाथ सेठ नहीं माना। कड़कनाथ सेठ पर तो टोनी की बातों का जैसे भी असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने गुंडों से कहकर टोनी के घर से उसका सारा सामान बाहर फिकवा दिया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई। टोनी चिड़िया बहुत रो रही थी। माँ को रोता देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बोली, टुनटुनी चिड़िया मिलकर पूरे जंगल में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस टूटी फूटी लकड़ी इकट्ठा हो गई तो नदी किनारे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। दोनों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गायों को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब दोनों सोने लगी तो उन्हें बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हो गई। हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर ही आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया ने टोनी से कहा, माँ, बस आज रात की बात है, कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगे। किसी तरह से दोनों ने रात गुजारी। अगली सुबह
चिड़िया ने अपनी गाय के गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपने फूस के गोबर से बना लेप लगाने लगी। टुनटुनी चिड़िया के इस काम में टूनी चिड़िया भी उसकी मदद करने लगी। शाम तक उन दोनों ने लेप लगाकर घर तैयार कर लिया था और इस तरह टूनी चिड़िया को गोबर का घर बनकर तैयार था। वो दोनों अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। बेटा, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही। ये सब तेरे दिमाग का कमाल है। नहीं माँ, ये सब हमारी गायों के कारण हो सकता है। अगर गायें हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। गायों के गोबर के कारण ही हम सब गोबर के घर में रह रहे हैं। हाँ टुनटुनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे जंगल में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। धीरे धीरे टूनी चिड़िया के गोबर के घर की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में सूरज की पहली किरण सारे बगीचों और जंगलों में जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर एक टूटा हुआ मटका पड़ा था, जो टूनी चिड़िया देखती है और वह यह कहती है कि जो देख रही हो उस पुराने मटके को, ये टूटा फूटा भले ही दिखता हो, लेकिन मेरी आंखों में किसी महल से कम नहीं। हाँ, ये मटका ही हमारा घर बनेगा, हमारा अपना घर। माँ, ये मटका तो बहुत गंदा है और बहुत बड़ा भी। हम इसमें कैसे रहेंगे? बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता ही माँ की ममता, बच्चों की हंसी और सपनों की छाँव से। हाँ, अभी ये गंदा है, खाली है, लेकिन तुम देखना, माँ अपने पंखों से मेहनत की धूल झाड़ेगी और इस मटके को स्वर्ग बना देगी। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे अंडों के अंदर थे, तब भी दुनिया ने मुझसे कहा था कि टुनटुनी, तुझे पालने वाला कोई नहीं, तो इन बच्चों को कैसे जिंदा रखेगी? लेकिन मैंने जवाब दिया, मैं माँ हूँ, और माँ के दिल में जब तक उम्मीद की धड़कनें हैं, तब तक वो किसी तूफान से नहीं डरती। आज से हर सुबह हम सूरज से पहले जागेंगे, हर तिनका समेटेंगे और हर मुश्किल से लड़ेंगे। ये मटका हमारा सपना है और मैं अपनी जान भी लगा दूंगी इसे घर बनाने में। हम भी मदद करेंगे माँ, तुम्हारे ये छोटे छोटे वादे ही मेरी ताकत है। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पंखों में अब सिर्फ हवा नहीं, तुम्हारा विश्वास भी है। उस दिन से टुनटुनी अपने बच्चों के साथ मटकों को घर में बदलने का प्रण लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह उड़कर दूर दूर से तिनके, सूखे पत्ते, छोटे छोटे रेशे और यहाँ तक कि कभी कभी कपड़े के फटे टुकड़े तक लाकर मटके के अंदर सजाती है। बच्चों, जल्दी से मटके के अंदर चले जाओ, बारिश आने वाली है, हमारी मेहनत की पहली परीक्षा शुरू होती है। बच्चे जल्दी जल्दी भागते हैं, मटके के अंदर दुबक जाते हैं। टुनटुनी उड़कर आखिरी बार आसपास से कुछ और तिनके लेकर आती है, लेकिन तभी एक बड़ी बारिश की बूंद उसके पंखों पर गिरती है। माँ, आप भी अंदर आ जाओ, देखो पानी टपक रहा है मटके में। माँ बाहर रहकर तुम्हें देखेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। मटका भले टूटा हो, लेकिन जब माँ की छाया हो तो डर किस बात का। बारिश तेज हो जाती है, हवा जोर से चलती है, मटके के किनारों से पानी अंदर टपकने लगता है। कुछ तिनके जो बड़ी मेहनत से टुनटुनी ने जोड़े थे, वो भीगकर गिर जाते हैं। हे ऊपर वाले, क्या मेरी मेहनत इतनी कमजोर थी कि 2 बूंदे ही सब कुछ बहा ले जाए? क्या मेरी उम्मीद इतनी छोटी थी कि इस आंधी से टूट जाए? बाहर तेज बिजली चमकती है, टुनटुनी कांप जाती है, लेकिन फिर वो मटके की दरार के पास बैठ जाती है और अपने पंखों को फैलाकर उसे ढकती है। मेरी नन्ही बच्चों, इस अंधेरी रात में अगर डर लगे तो मेरी आवाज को सुनना, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरे पंखों में जान है, कोई आंधी तुम्हें छू भी नहीं सकती। माँ, क्या हम हार गए?
हार नहीं बेटा, हार वो होती है जब माँ कोशिश करना छोड़ दे, जब बच्चे डरकर सपनों से मुंह मोड़ ले। लेकिन देखो अभी मटका खड़ा है, माँ जिंदा है और तुम सुरक्षित हो। तो बताओ क्या हम हार सकते हैं? जब तुम मेरे साथ हो तो ये मटका चाहे कितना भी टूटा हो, एक किला है हमारे प्यार का। बारिश देर रात तक चलती है, लेकिन टुनटुनी अपने पंख फैलाकर बच्चों को गर्मी देती है, मटके के टूटे कोनों को ढकती है और उस पूरी रात जागती है। हर तूफान गुजर जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक सबक, माँ के पंख कभी कमजोर नहीं होते। बारिश के बाद की सुबह तुम अब तक जाग रही हो? हाँ बेटा, माँ का काम है पहरेदारी करना ताकि उसके बच्चे बेखौफ सो सके। तुम्हारी नींद मेरी सबसे कीमती दौलत है। माँ, मटका भीग गया, सब तिनके भी। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें फिर से शुरू करना होगा। बारिश ने जो छीन लिया उसे दोबारा पाना होगा। बच्चों देखो ये सूरज, कल इसी ने बादलों के पीछे से हमारा घर देखा। आज ये हमारे नए दिन की गवाही देने आया है। हम आज से फिर मेहनत करेंगे, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा समझदारी से मिलकर। माँ, क्या अगर फिर बारिश आई तो? बेटा, बारिश जीवन का हिस्सा है, जैसे आंसू आंखों का। हम डर के कारण जीना छोड़ नहीं सकते। हम गिरेंगे, लेकिन हर बार उठेंगे भी। यही जीवन का नाम है। हर बार तूफान आता है, वो हमें सिखाता है कि हम और मजबूत कैसे बन सकते हैं। अब टुनटुनी एक बच्चे को काम बांटती है। कोई सूखे तिनके ढूंढने जाता है, कोई रेशे तो कोई पतले पत्ते। दिन भर मेहनत होती है, छोटे छोटे पंख थक जाते हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता। मैंने भी तो कभी सोचा नहीं था कि टूटा मटका, जो किसी के लिए कचरा है, मेरे लिए सबसे कीमती बन जाएगा। क्या माँ की यही पहचान नहीं? जो दुनिया फेंक देती है, माँ उसे अपनाकर दुनिया बना लेती है। मटके के अंदर अब नए तिनके सजे थे। एक कोना जो पहले लीक कर रहा था, वहाँ भी एक मोटी पत्तियों की परत थी। देखो, अब अंदर बिल्कुल सूखा है। हाँ, अभी सिर्फ मटका नहीं, ये हमारा घर है। मेरे बच्चों की मेहनत, माँ की ममता और तूफानों की परीक्षा से बना है ये। अब कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता, क्योंकि अब ये सिर्फ मिट्टी से नहीं, प्यार से बना है। माँ, क्या ये घर अब हमेशा हमारा रहेगा? घर वो नहीं होता जो उम्र भर वही बना रहे। घर वो होता है जहाँ तुम्हें अपनापन मिले, जहाँ तुम्हें डर न लगे और जहाँ एक माँ हर तूफान से लड़कर कह सके तुम सुरक्षित हो बेटा। तो हाँ, ये घर हमेशा हमारा रहेगा जब तक हमारा साथ है। बच्चे माँ के साथ मटके के अंदर सो जाते हैं। टुनटुनी आज पहली बार चैन की नींद सोती है। कुछ दिन बीत चुके थे। टुनटुनी उसके बच्चे मटके में शांति से रहने लगे थे, पर दूर कहीं एक अंधेरे कोने से एक जोड़ी लाल आंखें उन्हें देख रही थी। एक भूखा चालाक सांप एक झाड़ी के पीछे से सांप पुकारता है। ये नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे, कितनी बार देखा है मैंने उसे मटका सजाते हुए। अब ये मटका मेरा होगा और साथ में उसका स्वादिष्ट खाना भी। रात का समय सांप रेंगता हुआ मटके घर के पास आता है। टुनटुनी हल्की सी आहट सुनकर जाग जाती है। कौन है वहाँ? सांप पुकारता हुआ मटके के सामने आता है। टुनटुनी तुरंत बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है। टुनटुनी बहन, तुम तो बड़ी मेहनती निकली। कितना सुंदर घर बनाया है। वैसे सोच रहा था अब ये घर मुझे दे दो, तुम तोड़ ही सकती हो कहीं और। मैं तो रेंगता हूँ, क्यों ना मटका मेरा हो। ये घर मेरी मेहनत का है, मेरे बच्चों की सांसों का है। किसी लालची की भूख का निवारा नहीं बनेगा। जा अपने बिल में लौट जा। अरे रे रे, देखो तो कितनी बहादुर बन गई है ये टुनटुनी, पर भूल रही है मैं सांप हूँ। मेरे फुफकार से पंख कांप जाते हैं। डराने की कोशिश मत कर। मैं वही माँ हूँ जिसने आंधियों में अपने पंख नहीं हिलने दिए। तेरी फुफकार से क्या डरूं, जब मैंने तूफान को हराया है। मेरे बच्चों को छूने से पहले तुझे मेरी ममता की आग से गुजरना होगा। सांप
चिल्ला जाता है, फुफकार मारता है और मटके के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी तेजी से उड़ती है और उसके मुंह पर चोंच मारती है। फिर वो कई बार उसकी आंखों पर चोंच मारती है। छोटी सी चिड़िया, तुझसे उम्मीद न थी। मेरी चोंच कमजोर हो सकती है, लेकिन जब बात मेरी बच्चों की हो तो मैं किसी से कम नहीं। जा याद रख, माँ के घर में घुसने की सजा मौत से भी बदतर होती है। सांप पीछे हटता है, घायल और डर से भागकर भाग जाता है, जंगल की झाड़ियों में गुम हो जाता है। टुनटुनी वापस मटके घर में आती है। माँ, तुमने हमें बचा लिया, तुमने अकेले उसे भगा दिया। मैं माँ हूँ बेटा, और माँ कभी हार नहीं मानती। जब भी संकट आएगा मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मटका सिर्फ घर नहीं, ये हमारी लड़ाई की पहचान है। सांप की हार और टुनटुनी की बहादुरी की खबर कुछ ही समय में पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी उसके पास पिंकी चिड़िया और हरिया तोता आते हैं। टुनटुनी बहन, हमने आपकी कहानी सुनी। आप जैसी माँ शायद ही कहीं देखी हो। आपने सांप को भगा दिया और अपने बच्चों को बचाया। पूरे जंगल में आपकी बहादुरी की चर्चा है। क्या मैं कभी इस मटके में बैठ सकता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए? ये मटका सिर्फ मेरा नहीं, ये हर उस प्राणी का है जिसने कहीं और सहारा नहीं मिलता। बिल्कुल बैठ सकते हो। ये घर अब सिर्फ ईंट और टिंकों से नहीं बना, ये बना है ममता से। ममता बांटने से बढ़ती है। जंगल के जानवर पक्षी धीरे धीरे टुनटुनी के मटका घर के पास आने लगते हैं। बच्चों, जब मैंने ये मटका देखा था तब सोचा था बस एक छत मिल जाए तुम्हारे सर पर अब मैं समझती हूँ एक माँ का घर सिर्फ उसके बच्चों तक सीमित नहीं होता। जिस घर से प्रेम और सुरक्षा निकलती है वो पूरे संसार का घर बन जाता है। माँ, क्या हम सबकी मदद कर पाएंगे? हाँ बेटा, जब दिल बड़ा हो तो मटका भी महल बन जाता है। अब हम अपने खाने से थोड़ा कम खाएंगे, पर किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अब ये हमारा मटका घर नहीं, ये जंगल की उम्मीद है। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सुंदरवन के जंगलों में बारिश का मौसम आने वाला था। सारे पक्षी बहुत चिंता में थे क्योंकि उन्होंने अपना अपना घर नहीं बनाया था। सारे पक्षी रोज सुबह उठकर लकड़ियाँ लेने चले जाते थे, लेकिन उनको कहीं पर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। गौरी कौवी और कालू कौवा भी परेशान थे, उन दोनों को भी कहीं लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। चलो गौरी, चलो हम कहीं लकड़ी ढूंढ के आते हैं। हाँ कालू जी, मैं तो कब से बोल रही हूँ, हमें घर बनाना है। चलो कहीं से जाकर लकड़ी लेके आते हैं और सबसे पहले अपना घर बना देते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी, परेशान थी। वह सोच रही थी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे लकड़ी लेने जाऊं, पीछे कोई आकर मेरे बच्चों को खा गया तो। ऐसा सोचकर वह अपने बच्चों को कहती है, बच्चों लकड़ी लेने तो जाना पड़ेगा, बारिश का मौसम आने वाला है और अगर तुम्हारे लिए पक्का घर नहीं बनाया तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर लकड़ी लेकर आती हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसे कहकर टुन्नी चिड़िया लकड़ी लेने जाती है। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसे लकड़ियाँ दिख जाती है। अरे वाह वाह, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे लकड़ियाँ मिल गई। अब मैं जल्दी से लकड़ियाँ लेकर जाती हूँ और अपना घर बना देती हूँ। मैं सबसे पहले घर बनाऊंगी जंगल में। ऐसा सोचकर टुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत परेशान थे। उन्हें जंगल घूम घूम लिया था, उनको कहीं लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। कालू जी कहीं लकड़ी नहीं मिल रही है। अरे हाँ मेरी गौरी, लकड़ी नहीं मिल रही है, घर कैसे बनाएंगे, ऐसे बारिश आ जाएगी तो क्या करेंगे। हम ऐसा करते हैं, कहीं और जगह जाके लकड़ियाँ ढूंढते हैं।
जरूर मिल जाएगी। अरे चुप करो कालू, वह देख छोटी सी चिड़िया इतनी सारी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाई है और तुम तो मर जाओ कहीं जाकर। तुम तो लकड़ियाँ भी ढूंढ कर नहीं ला सकते। पता नहीं कैसा पति है मेरा पागल के जैसा। मुझे तो ऐसा पति भगवान ने कैसे दे दिया यही पता नहीं चल रहा है। अब चलो उस चिड़िया के पास और चलो उससे सारी लकड़ियाँ ले लेते हैं। और हाँ, उस चिड़िया को अच्छे से डांट लगाना तुम, ऐसे नहीं कि भोले भाले कौवे बनकर बैठ जाओ। सुना तुमने कालू कहीं के? सुन लो मेरी बात, जल्दी चलो उस चिड़िया के पास। फिर वह दोनों मिलकर उस चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया ये लकड़ियाँ तो हमारी है, तुम क्या कर रही हो इन लकड़ियों के पास? ये तो मेरी लकड़ियाँ हैं, मैंने और कालू ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा की है। तुम कौन होती हो? अरे ये लकड़ी आपकी कहाँ से आई गौरी बहन? यह लकड़ियाँ तो मैंने ढूंढी है, आपकी कोई दूसरी होगी, जाकर देख लीजिए बड़े जंगल में कहीं। नहीं, यह लकड़ियाँ मेरी ही है, ऐसा गौरी कहने वाली थी। तब तक कौवा बोला, अरे तुम कौन होती हो यह लकड़ियों की मालिक? हमने इस लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से ढूंढा है और यह हमारी है। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको तो खाऊंगा ही और तुम्हारे दोनों बच्चों को भी खा जाऊंगा। टुन्नी चिड़िया बहुत डर जाती है, वह सोच में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेके जाऊंगी? घर कहाँ से बनाऊंगी? बारिश में मेरे बच्चे भीग जाएंगे। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। सब पक्षियों ने अपने घर बना लिए थे। टुन्नी चिड़िया दोनों बच्चों को बोलती है, बारिश आ गई बच्चों, अब हम क्या करेंगे? मैंने तो तुम्हारे लिए घर भी नहीं बनाया, मुझे कहीं लकड़ियाँ ही नहीं मिली घर बनाने के लिए। हे भगवान, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना। टुन्नी चिड़िया ऐसे ही बोल रही थी। इतनी देर में टुन्नी चिड़िया का घोंसला जमीन पर जाकर गिर जाता है और टुन्नी चिड़िया के दोनों बच्चे उस घोंसले के नीचे दबकर मर जाते हैं। टुन्नी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। नहीं, अब मैं क्या करूं? कोई मेरे बच्चों को बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। अगर आपको इस कहानी का भाग 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, थोड़े दिन की राह देखिए, हमारी कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। धन्यवाद। रानू चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवे तीनों बेरोजगार थे। सर्दियों का मौसम था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रानू चिड़िया, हम तीनों ही बेरोजगार हैं। अगर अब कोई काम शुरू नहीं किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ कालू, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर हम क्या करें जिससे थोड़े पैसे कमा सकें? आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सर्दी चाय का ठेला लगाएं? हाँ गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सर्दियों में आता जाता हर पक्षी हमारी चाय पिया करेगा। अगर कड़क कड़क चाय के साथ गरम पकौड़े भी होंगे तो हमारी कमाई दोगुनी होगी। कालू, ये तो और भी अच्छा रहेगा। चलो हम आज ही बाजार चलते हैं और चाय पकौड़े बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। कल से ही काम शुरू करेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों बाजार जाते हैं और बराबर पैसे मिलाकर जरूरत का सारा सामान खरीद लाते हैं। चिड़िया, तुम चाय पकौड़े बनाओगी, मैं और कालू दुकान संभालेंगे, ग्राहकों को बुलाएंगे। ठीक है गौरी बहन, आप जैसा ठीक समझे। ऐसे बातें कर वो तीनों अगले दिन अपनी चाय का ठेला लगा लेते हैं। कड़ाके की ठंड थी। चिड़िया गरम गरम चाय पकौड़े बनाती है, गोरी पक्षियों को चाय पकौड़े देती है और कालू कौवा सबके बर्तन साफ करता है। अरे गोरी, एक प्लेट चाय पकौड़े मेरे लिए तो बनाना, बहुत तेज सर्दी लगी है। एक मेरे लिए भी। वैसे आप क्या चाय
चाय पकौड़ों का क्या रेट है? मिट्ठू, एक चाय 20 रुपए की और पकौड़ों के साथ 50 रुपए की। ठीक है, आप मुझे 50 रुपए की चाय पकौड़े दे दो। ऐसे गौरी कव्वी मिट्ठू कबूतर को चाय पकौड़े दे देती है। वो दोनों तो मजे से चाय पकौड़े खाते हैं और पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षियों को चिड़िया के चाय पकौड़े खूब पसंद आते हैं और पहले ही दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। ये लो चिड़िया 400 रुपए और ये 800 रुपए मेरे और कालू के। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। कल जल्दी ठेला लगाएंगे, आज तो पहला दिन था इसलिए देर हुई। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू भी दिन भर ग्राहकों की बर्तन साफ कर करके थक गया था। वो तो अपने घोंसले में लेट जाता है, मगर गौरी कवि तो सोच विचार कर रही थी। गौरी, आप थकी नहीं हो? अभी तक बैठी हो? चलो सो जाओ, कल जल्दी उठना है। कालू, मेरा दिमाग खराब है। सारी मेहनत मैंने और आपने की। चिड़िया ने एक जगह बैठे बैठे पकोड़े तल दिए और चाय गरम करती रही। मुझे नहीं लगता चिड़िया को अपने काम में हमें शामिल करना चाहिए। गौरी, मतलब क्या है आपका? हम चिड़िया को काम से बाहर कर दें? और नहीं तो क्या, फिर सारे पैसे हम दोनों पे ही आएंगे। फिर हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन गौरी, पकोड़े कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? है ही क्या पकोड़े तलने में? बेसन घोलो और तलो। ऐसे कालू कौवे को गौरी की बात भी सही लगती है और वो भी उसकी बात से सहमत होता है। और अगली सुबह गौरी खुद ही गैस पर कढ़ाई चढ़ा के बैठी हुई थी। गौरी, मुझे आने में शायद देर हो गई। अच्छा हुआ जो आपने कढ़ाई चढ़ा दी। अब हटो, आप ठेला संभाले, मैं फटाफट से पकौड़े सेकती हूँ। रानो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों काम मैं और कालू ही कर लेंगे। आप जाइए यहाँ से। गौरी, आप ये क्या कह रही हो? हम तीनों ने मिलकर ये काम खोला था और आपने मुझे पहले ही दिन काम से बाहर कर दिया। ये ठीक नहीं है। रानो चिड़िया, हम 2 हैं और तुम 1। हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं, इसीलिए काम से निकाल रहे हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और दुखी मन से अपने घर जाती है। दोनों कौवे तो खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। गौरी, सब तैयार है? चलो अब जल्दी से गरम गरम चाय पकौड़े दो, ग्राहक आने लगे हैं। कालू, आप जल्दी से पकौड़े बनाएं, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। गौरी, अगर मैं पकौड़े बनाऊंगा तो ग्राहकों को कौन देखेगा? जल्दी जल्दी आप ही बनाए दोनों सामान। फिर गौरी कवि झटपट से बेसन घोलती है। वो जल्दी जल्दी आलू काटती है। वो कभी चाय में नमक डालती तो कभी बेसन में चीनी। वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर रही थी कि सब उल्टा पुल्टा कर देती है। अरे कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, जल्दी से 1 प्लेट चाय पकौड़े दे दो, मुझे लेट हो रहा है। बस बस अभी लाया। गौरी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, देखो ग्राहक कब से खड़े हैं। बस बस हो गया, चलो अब देकर आओ। फिर कालू कौवा ग्राहकों को चाय पकौड़े दे देता है। सब चाय पकौड़े खाते ही थूक देते हैं। ये भी कोई चाय है? चीनी की जगह नमक, और ये पकौड़े तीखे होने की बजाय मीठे हैं। कितना बेस्वाद नाश्ता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। कालू, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो शौक शौक में 100 रुपए के पकौड़े खाकर गया था। आज तो सब बेकार है। प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दें। जल्दी जल्दी में भूल हो गई मुझसे। बात का बतंगड़ ना बनाना, वरना हमारी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। कालू कौवे की यह बात सुनकर वो सभी पक्षी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब गौरी कौवी खूब ध्यान से पकौड़े बनाती, परंतु वो तो हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती, जिससे पक्षियों का मुंह हर दिन खराब होता। गौरी, आप हर दिन ऐसा ही करती हो। देखो हमारी कमाई 1 रुपए की भी नहीं हो रही। जो पहले दिन कमाया था सब बर्बाद हो गया। कालू, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। आप जाएं, चिड़िया से अच्छे पकोड़े बनाने का तरीका सीख के आए, मैं फिर ऐसे ही बनाऊंगी। फिर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चिड़िया को तो मौका मिल जाता है, वो कौवों को सबक देना चाहती है। ये लो कालू भैया, ये चाय पकोड़े बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे पकोड़े खाकर तो सारे ग्राहक खुशी से झूम उठेंगे और आपको मुँह मांग
मांगे रुपए देंगे, पर ध्यान रहे जैसे जैसे मैंने लिखा है ठीक ठीक वैसे ही करना। कालू कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और भागा भागा अपने घर आता है। गोरी चिड़िया कितनी भोली है, सब भूलकर छट से लिस्ट बना के दे दी मुझे। कालू 1 किलो बेसन और 2 किलो पीली मिट्टी लेकर आओ जल्दी। गोरी मिट्टी क्यों लानी है, इसे लिस्ट में लिखा है तभी तो मैं बोलूं। चिड़िया के पकोड़े इतने पीले क्यों होते थे, सब पीली मिट्टी का कमाल है। कालू कौवा झट से मिट्टी लाता है, गोरी पकोड़े बनाती है। कालू चाय में तो मिर्ची डालना भी लिखा है, शायद तभी स्वाद आता होगा। गोरी जो लिखा है वो सब डाल दो वरना हमारा सामान स्वादिष्ट नहीं बनेगा। फिर गोरी कौवी ठीक वैसे ही पकोड़े बनाती है जैसे जैसे चिड़िया ने उस कागज में लिखे थे। कितना समय लगेगा भाई तुम्हें, मुझे कब से भूख लगी है, मैं कब से बैठी हूँ यहाँ। लाया चील दी लाया, बस अभी लाया, मगर हमारी प्लेट 100 रुपए की है। ठीक है ले लेना, मगर पहले पकोड़े तो खिला दो, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा चील को जल्दी से गर्मा गर्म मिट्टी के पकोड़े देता है। चील जैसे ही पकोड़े खाती है तो बहुत गुस्सा होती है, वो तो दोनों की खूब पिटाई करती है, उसका पूरा ठेला भी तोड़ देती है। कालू इन मिट्टी के पकोड़े के मुझसे 100 रुपए लेगा तो तुझे 100 घूंसे दूंगी, अगर कहीं आज के बाद अपना ठेला भी लगाया तो। ऐसे चील दोनों कौवे की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे स्टैचू बने अपने टूटे ठेले पर रह जाते हैं। वो अपनी चालाकी पर बैठे पछता रहे थे, दूर बैठी चिड़िया सब देख रही थी। अब मिला जैसे को तैसा, अब रहो बेरोजगार जैसे पहले थे। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हाँ हरियाली आंटी, 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, आप भी जरूर आना, मैं न्योता देने आएगी तुम्हारे घर। आऊंगी क्यों नहीं, तेरी माँ मेरी बचपन की सहेली है, मुझे तो आना पड़ेगा, बड़े सालों के बाद तुम्हारी शादी आई है, मैं तो जरूर आऊंगी। ऐसी गुड़िया की शादी होने वाली थी, माँ बेटी तो पूरी शादी में लगी हुई थी और बहुत ही खुश थी, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। मैं अपनी सहेली सुनीता को शादी का कार्ड ले आई हूँ, नजदीक आ जाएंगे तो जा नहीं पाऊंगी। हाँ बेटी, और जल्दी आना, मुझे भी बाजार जाना है सामान लेने, कहीं बातों में ही ना लग जाना। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और सबको शादी का कार्ड देखकर वापस रिटर्न आ रही थी। तभी अचानक से बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर घायल हो जाती है। फिर कुछ पक्षी उसको हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। देखिए बहन जी, आपकी बेटी ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, मगर क्या डॉक्टर जी, मेरी गुड़िया को क्या हुआ? फिर चील डॉक्टर मम्मा को गुड़िया के पास ले जाता है। देखिए बहन जी, एक्सीडेंट गुड़िया के चेहरे का हुआ था, जिससे उसकी आंखों का बचाना बहुत मुश्किल था। शायद अब ये बच्ची कभी ना देख पाए। हाँ, फिर तो विदेश में जाना होगा तुम्हें, वहाँ से ऑपरेशन करवाना होगा, तभी गुड़िया देख पाएगी, पर इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बातें कर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तेरे ससुराल वालों को ये बात बतानी होगी, वो बहुत अच्छी है, तुझे देखने दौड़े दौड़े आ जाएंगे, मैं चाहती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के ससुराल जाती है और सारी बात बताती। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ, भगवान ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो। बहन जी, गुड़िया की आंखों का ऑपरेशन होगा तो वो देख पाएगी, कुछ पैसे मेरे पास है और थोड़े बहुत पैसों की मदद आप ही करें, आखिर गुड़िया तुम्हारे घर की बहू है। क्या कहा? हम गुड़िया के ऑपरेशन के लिए पैसे दे? नहीं नहीं, हम इतने भी अमीर नहीं हैं, जो करना है खुद करिए।
और अब से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैं तो अपने बेटे की शादी इसी महीने कर दूंगी। अब आप जाएं यहाँ से और बच्चे का ख्याल रखें। बहन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? गुड़िया को आपने ही पसंद किया था। प्लीज अब उसे ऐसे न छोड़े। हम शादी बाद में भी कर सकते हैं। कृपया तुम रिश्ता न तोड़े। नहीं नहीं, अब हम ये शादी कभी नहीं करेंगे। क्या पता गुड़िया अब कभी ना देख पाए। हम अपने बेटे की शादी एक अंधी चिड़िया से तो नहीं करा सकते, इसलिए आप जाइए यहाँ से और मेरे बेटे की शादी उसी मुहूर्त पर होगी। गुड़िया की माँ वहाँ से रोती हुई चली आती है। वो अपना सब कुछ बेच देती, मगर फिर भी ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर पाती। घर बेच दिया, गहने बेच दिए, फिर भी बस ये 6 लाख रुपए जमा हो पाए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझ पर दया करें। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे ये कैसी बातें करती हो? जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी बेटी को जहाँ आज 1 महीना होने को है, आप उसे घर ले जा सकती हो। जब पैसे पूरे हो जाए तो आ जाना। फिर बेबस माँ चिड़िया अपनी अंधी बेटी को अस्पताल से ले जाती है। वो अपनी मुनमुन सहेली के घर जाती है, जो कि वो खुद भी गरीब थी। मुनमुन बहन, कुछ पैसों की मदद करो। मेरी बेटी सारी उम्र अंधी बनकर नहीं रहेगी। इसके ससुराल वालों ने तो 1 रुपया देने से मना कर दिया। वो धोखेबाज निकले। रानो बहन, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और तू तो जानती है मैं अकेली बुढ़िया जैसे तैसे अपना जीवन काट रही हूँ। मेरे बहू बेटे शहर में रहते हैं, कभी भी मेरा हाल चाल तक नहीं पूछने आते, तो मैं आपकी मदद कैसे करूँ? ऐसे दोनों माँ बेटी बड़ी मुनमुन चिड़िया के घर में रहने लगती है। चिंता फिक्र में गुड़िया की माँ जल्दी ही दुनिया छोड़ देती है। मुनमुन आंटी, माँ को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही और आप रो क्यों रही हो? गुड़िया बेटी, तेरी माँ मर चुकी है। बेचारी कितना सोच फिक्र करती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे रहूंगी? प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तो रानो की मौत के बाद मुनमुन ही गुड़िया की देखभाल करती है। समय बीत रहा था। अंधी होने के बाद भी गुड़िया घर के छोटे मोटे काम करती, जिससे बड़ी मुनमुन को सहारा मिलता। एक दिन वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब उसकी झाड़ू बार बार एक छोटे पेड़ से टकराती है। मुनमुन कहती, ये क्या है? कल सुबह तो कुछ भी नहीं था। गुड़िया बेटी, ये नारियल का पौधा है। मैं जब कल शाम को घर लौट रही थी तो ये बेजान सूखा पड़ा था, तो मैं इसे घर ले आई और आंगन में बो दिया। वैसे भी हमारे आंगन में एक भी पेड़ नहीं है, अब इसकी देखभाल करेंगे। गुड़िया नारियल के पौधे को सुबह शाम पानी देती है और देखते ही देखते नारियल का पेड़ जल्दी ही बड़ा हो रहा था और एक दिन उस पर नारियल भी लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, हमारे नारियल के पेड़ पर एक नारियल लगा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, भला इतनी जल्दी ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मुनमुन काकी, मैंने तो नारियल का पानी कभी नहीं दिया। आप तोड़ दे, मुझे नारियल का पानी पीना है। फिर बड़ी मुनमुन पेड़ पर चढ़ जाती है और उस नारियल को तोड़ कर लाती, मगर जैसे ही वो नारियल को छीलती है, अरे ये क्या? नारियल में तो हीरे है। गुड़िया बेटी, हम ये हीरे बेच देंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे और मैं सबसे पहले तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी। ये जादुई नारियल के पेड़, मैं तो आपको देख नहीं सकती, मगर आपने मेरी जिंदगी संवार दी। अगर माँ होती तो बहुत खुश होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बूढ़ी मुनमुन उन हीरों को जोड़ी को बेच कर आती है और ढेर सारे पैसे लेकर आती। वो सबसे पहले गुड़िया का ऑपरेशन करवाती है। गुड़िया तो तुरंत ही नारियल के पेड़ के पास आती और अपनी पट्टी हटाती है। मम्मा देखो, आज मेरे काले चश्मे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। मैं सब देख सकती हूँ, मगर अफसोस आप मुझसे बहुत दूर चले गए। रानो ऐसे बोल ही रही थी, तभी नारियल के पेड़ से उसकी माँ की आवाज आती है। बेटी गुड़िया, मैं यही हूँ और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम देख पा रही हो। जो काम मैं जीते जी ना कर पाई, वो मैंने मरने के बाद कर दिया। मैं
कुमारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। अगली सुबह टूनी चिड़िया नदी के किनारे उड़ती हुई जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो उस बीज को अपनी चोंच से उठाकर अपने घर लेके जाती है और उस बीज को बो देती है। बाद अचानक से उस बीज में से एक भयानक पौधा उगता है और वो अचानक से एक हीरे का घर बन जाता है, जो वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और सारी कोने कोने में चमक थी उसमें। भगवान, तुमने हमारी सुन ली। ये घर मेरे सारे जीवन के दुखों का अंत है। अब मेरी बच्ची हर बारिश, हर धूप, हर भूख से बची रहेगी। जंगल के सारे पक्षी भागकर आते हैं और उस हीरे के घर को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तो कितनी भाग्यशाली है, ये तो पूरा महल है, तेरी मेहनत रंग लाई। जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला भल्लादेव पक्षी उस हीरे को घर को देखकर बहुत ही ज्यादा लालच में आ जाता है। एक मामूली चिड़िया को जादुई हीरे का घर मिल गया और मैं, जो पूरे जंगल का मालिक हूँ, उसके पास कुछ नहीं। क्या अब तुम उस घर को हथियाने की सोच रहे हो? हाँ, वो घर अब मेरा होगा। जंगल में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी हमेशा सबसे बड़ी चीज का हकदार होता है। ऐसा कहकर भल्लादेव पक्षी भागते हुए हीरे के घर के पास आता है। उसकी छाया उस घर में पड़ गई थी। ओए टुनटुनी, सुन रही है? ये घर अब मेरा है। तू और तेरी बच्ची निकलो यहाँ से। तेरी हिम्मत की दाद दूं या तेरी बेवकूफी की? मैं इस जंगल का राजा हूँ। एक झपट्टा मारूंगा और तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं डरी नहीं, मेरी बच्ची की कसम है। मैं तुझसे लड़ी भी तो अकेली नहीं रहूंगी। जंगल मेरी गवाही देगा। फिर टूनी चिड़िया सारे गांव वालों के साथ पंचायत बुलाती है। भाइयों बहनों, क्या मेरी गरीबी मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या कोई माँ अपनी बच्ची के लिए एक सुरक्षित घर नहीं बना सकती? जब हमारे घर गीले होते हैं तो हमें छत चाहिए, लेकिन जब हमारी आत्मा भीगती है तो हमें इंसाफ चाहिए। मुल्ला को तो अपनी ताकत पर घमंड है, मगर जंगल में अब डर नहीं, न्याय चलेगा। भुल्ला, अगर तूने जबरदस्ती की तो तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा। मुझे क्या डर, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रात के समय भल्लादेव उस हीरे के घर के पास जाता है। जैसे ही उसे वो छूता है तभी अचानक से एक रोशनी आती है, जो जोर से धड़ाम करके भल्लादेव को गिरा देती है और उस रोशनी के अंदर से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है। तू सच्ची माँ है। यही घर तुझे इसलिए मिला है, जो इसे छीनने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। गुल्ला होश में आता है। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे समझ नहीं आया कि माँ की ममता कितनी बड़ी ताकत होती है। मेरा घमंड ही मेरी हार बन गया। अगर तू सच में पछताया है तो मेरी शर्त है, तू हर उस पक्षी की मदद करेगा जो बारिश में बिना छत के है। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं घर बनाऊंगा, तोड़ूंगा नहीं। फिर धीरे धीरे कर कर एक एक सारे पक्षियों के लिए हीरे के घर बन जाते हैं और पूरा जंगल हीरों से चमक रहा था।
यारी स्टोरी केड़ी लागी। अगर थाने मोरी टूनी की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इन वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करें जरूर बताइजो। धन्यवाद।